हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएसजे का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, जो कि 12 फरवरी 2023 को ये एग्जामिनेशन होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के सामने एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, मीन्स की जो लॉ का सेकेंड पेपर होता है उसी का एक सिलेबस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसी का एमसीक्यू हम आप लोगों के सामने लेने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए तो आपको लॉ विथ रोनी चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके आप जा करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने सेक्शन आज क्वेश्चन लिया है वो अध्याय 1 मीन्स की चैप्टर 1 को मैंने लिया है, और धारा 1 से लेकर के धारा 9 तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस पार्ट फर्स्ट में मैं लेके आ रहा हूँ। अगर लगता है कि इसमें और भी क्वेश्चन है तो हम पार्ट सेकंड में लेके आएंगे। दोस्तों बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का विस्तार कहाँ पे है? तो ये इसका विस्तार कहाँ पे है? संपूर्ण भारत पर तो है ही है, साथ साथ जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। तो मीन्स कि अब जो पहले का ये पुराना बुक है तो इसमें था कि पहले जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को नहीं शामिल किया गया था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया। अब इसका जो विस्तार है ये बी आंसर इसका न होकर के इसका ए आंसर होगा। ये संपूर्ण भारत पर इसका लागू होता है। अब कब से हुआ? जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद से, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद से ये पूरे भारत पे सभी कानून लागू हो गया है। और ये कब आया था जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन? ये 31 अक्टूबर 2019 को आया था ये कानून। और इस कानून के बाद से सभी कानून जैसे सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें नहीं लागू होती थी जम्मू एंड कश्मीर पर, वो सभी चीज़ें लागू होने लगी। कब से? 31 अक्टूबर 2019 के बाद से। ये कानून का नाम है जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मीन्स कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविदा अधिनियम अधिनियमित किया गया था। कभी अधिनियमित किया गया था? तो ये 1872 में अधिनियमित किया गया था। आपको सिंपली ये पता चल गया कि हाँ भारतीय संविदा अधिनियम को अधिनियमित किया गया था 1872 में। अभी आपने ऊपर मार्जिनल नोट्स में भी देखा है कि 1972 में, 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू हुआ था, तो इसका जो लागू होने की तिथि है वो 1 सितंबर 1872 है, जो इसका लागू होने की तिथि है। मीन्स कि इसी दिन ये लागू हो गया था। तो लागू देख लीजिए, लागू इन्फोर्स हो गया था 1 सितंबर 1872। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और अक्सर हम लोग से गलती हो जाती है कि लागू क्या होता है और इन्फोर्समेंट क्या होता है और इनेक्टमेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम में क्या क्या है? भारतीय संविदा अधिनियम में संविदा विधि की पूर्ण सहमति है, संहिता है, मात्र संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत है, संविदा विधि के सामान्य और 3 विनिर्दिष्ट संविधाएं हैं, संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत और अन्य विनिर्दिष्ट संविधाएं हैं। ये जो हमारा डी वाला होगा ये करेक्ट हमारा आंसर होगा, क्योंकि संविदा विधि में यही सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को 2 भागों में बांटा गया है। एक को स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और एक को जनरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देखिए संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत मीन्स कि सामान्य सिद्धांत की बात कर रहा है, तथा विशिष्ट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बारे में बात करता है, जिसमें क्षतिपूर्ति के बारे में बताता है, प्रतिभूति की संविदा के बारे में बताता है, उपनिधि के बारे में बताता है, गिरवी के बारे में बताता है, अभिकरण के बारे में, मीन्स कि इन सभी चीज़ों के बारे में बताता है। ये क्या है? ये स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बता रहा है, इसीलिए इसको विशिष्ट संविदा के नाम से जानते हैं। और जनरल प्रिंसिपल्स की जो बात हम कर रहे हैं, सामान्य सिद्धांत, ये सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 75 तक होता है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये जनरल प्रिंसिपल है। अगर आप चाहते हैं कि सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 75 तक आप 1 घंटे में रिवीजन कर ले, तो ये हमारे चैनल पे आप जा करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 75 तक पूरा कवर कर दिया है। एक एक प्रोविजंस को मैंने वहाँ पे डील किया है। 1 से 1.5 घंटे का वो सेशन है, आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। प्ले लिस्ट में आप जा करके ये वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संविदा विधि का प्रावधान है। अब संविदा विधि का कहाँ प्रावधान है? भूतलक्षी भी है और भविष्यलक्षी, दोनों प्रकार का प्रावधान इसका होता है। मीन्स कि इसका जो भूतलक्षी प्रावधान होता है ये नहीं होता, इसका जो प्रावधान होता है वो भविष्यलक्षी प्रावधान होता है। मीन्स कि जो लागू होने वाला है उस पर इसका प्रावधान होता है, इसका भूतलक्षी प्रावधान नहीं होता है। ठीक, तो ये बात कोई आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो भूतलक्षी नहीं होता है, ये जो होता है इसका जो प्रावधान होता है वो ये क्या कहते हैं? देखिए संविदा विधि का प्रावधान है। संविदा विधि का क्या प्रावधान है? ये भूतलक्षी नहीं है, इसका जो प्रावधान है वो भूतलक्षी प्रावधान नहीं होता है। ठीक, यही इसका प्रभाव है, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसके व्याख्यान को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ में आएंगे। संविदा विधि का प्रावधान
प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, क्योंकि वह मौलिक विधि और मौलिक विधि भूतलक्षी प्रभाव से नहीं लागू की जा सकती हैं। जो मौलिक विधि हैं वो भूतलक्षी प्रभाव से नहीं लागू की जा सकती हैं। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसको लेकर के। अब देखिए प्रस्तावना की परिभाषा संविदा अधिनियम की किस धारा में दी गई। जो प्रस्तावना है उसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, तो ये प्रस्तावना की परिभाषा 2 क में दिया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 क के अनुसार जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसा कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य व्यक्ति की अनुमति अभिप्रेत करे, तब प्रस्थापना करता है। यह कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कि हाँ उसने क्या किया, उसने प्रस्ताव कर लिया है, कम्युनिकेशन कर लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत ऑफर अथवा प्रपोजल, जिसको ऑफर कहते हैं और प्रपोजल कहते हैं, वो किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो ये दोनों चीज़ों को परिभाषित करने का काम सेक्शन 2 का सब क्लॉज ए के द्वारा ये किया जा रहा है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव कौन कर सकता है, क्या होता है प्रस्ताव, संबोधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कार्य अथवा न करने के लिए रजामंदी है। प्रस्ताव क्या होता है, संबोधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कार्य अथवा न करने के लिए रजामंदी एक प्रस्ताव होता है। ठीक, ऑफर उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैध प्रस्ताव का आवश्यक तत्व नहीं है। जो वैलिड प्रस्ताव होता है उसका आवश्यक तत्व कौन नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये डी होगा। यह किसी विशिष्ट व्यक्ति को किया जाना चाहिए, सभी व्यक्तियों को नहीं। ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मीन्स कि ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट में सभी को किया जाता है और स्पेसिफिक में किसी एक को ही किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे केस भी देख सकते हैं जनरल इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस था, वो जनरल प्रपोजल, जनरल ऑफर वहाँ पर दिया गया था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 क में परिभाषित प्रस्ताव विनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा जनसाधारण किसी को भी किया जा सकता है। निविदा, इनाम की विज्ञप्ति आदि का प्रस्ताव सर्वसाधारण के लिए किया जाता है। ठीक, सर्वसाधारण के लिए काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क को ख उसकी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से एक लूना मोपेड 5,000 रुपये में विक्रय करने के लिए पत्र लिखता है। कहा कि वह उस लूना को विक्रय करने का इच्छुक है। उस कार्य के लिए यह कहा जाता है कि कौन ने क्या किया है, कौन ने प्रस्ताव किया है। क के द्वारा यहाँ पे प्रपोजल किया गया है, मीन्स कि पहले प्रपोजल दिया जा रहा है। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी कार्य को करने अथवा करने से प्रवृत्त रहने की अपनी इच्छा इस आशय से संसूचित करता है कि दूसरा पक्षकार उसके प्रति अपनी सहमति दे, तो वह प्रस्ताव करता है। अतः उक्त कार्य के लिए यह कहा जाता है कि कौन ने प्रस्ताव किया है। धारा 2 क में ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति से संबंधित है। तो अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कौन कौन धारा किससे संबंधित है। धारा 2 क जो कि हमारा प्रस्तावना से संबंधित है। धारा 2 क प्रतिग्रहण से संबंधित है। धारा 2 क प्रतिफल की परिभाषा से संबंधित है। धारा 11 संविदा करने के लिए कौन सक्षम व्यक्ति है, इससे संबंधित है। धारा 11 में मीन्स की धारा ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में इतनी बातों को आप लोगों ने एक साथ देख लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जब किसी प्रस्तावना की प्रतिग्रहण कर लिया जाता है तो वचन बन जाता है। यह परिभाषा दी गई है, ये धारा 2 के सब क्लॉज ख में ये परिभाषा दी गई है। जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुज्ञप्ति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित कही जाती है। प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन बन जाता है। धारा 2 ख में ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सही उत्तर को इंगित कीजिए। एक स्वीकृति प्रस्तावना, स्वीकृति की जो प्रस्तावना होता है एक वचन हो जाता है। जब स्वीकृति की हम प्रस्तावना कर देते हैं तो वो एक प्रकार का हमारे लिए वचन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2B के अनुसार एक अनुबंध है। जो एक अनुबंध होता है कुछ करने के लिए एक वचन होता है, कि मीन्स कि किसी काम को करने के लिए हमारे ऊपर एक बाइंडिंग लग जाता है, एक वचन हो जाता है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिए, सही उत्तर को बताइए। एक वचन जो होता है ऐसी स्वीकृति प्रस्ताव है। एक मीन्स की जो वचन होता है जिसको हम लोग प्रपोजल कहते हैं, वो क्या होता है, एक स्वीकृति का प्रस्ताव होता है। मीन्स कि उसको स्वीकार करने के लिए एक टाइप का प्रस्ताव ये होता है।
दोस्तों ये जो अभी सेक्शन नंबर हम लोग लेकर के 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 9 तक पढ़ रहे हैं, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, रिवोकेशन क्या होता है। तो जब आप लोग सेक्शन नंबर 1 से 9 में पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातों आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ प्रपोजल कब होता है, रिवोकेशन कब होता है, एक्सेप्टेंस कब होता है। अगर मान लीजिए कि प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, तब उसको रिवोक करने का प्रोसेस कहाँ पे दिया, ये सभी सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 9 तक में डिफाइन किया गया है। अब देखिए प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाने पर अब क्या हो जाता है, जब प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो वचन हो जाता है, एक प्रकार का वो वचन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। अब यहाँ पे निगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा है कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो मौखिक स्वीकृति ही वैध स्वीकृति होती है, ये स्वीकृति सही नहीं है। स्वीकृति लिखित होनी चाहिए, लिखित हो सकती है। स्वीकृति संसूचित होनी चाहिए, सही बात है। स्वीकृति विहित रीति में होनी चाहिए, ये तीनों बात सही है। लेकिन ये जो मौखिक स्वीकृति ही वैध स्वीकृति होती है, ये बात गलत यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 ख के अनुसार प्रस्थापना की स्वीकृति प्रतिग्रहण मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या किसी अन्य कार्य द्वारा हो सकता है। प्रस्तावना की स्वीकृति को संसूचित किया जाना चाहिए, चाहे स्वीकृतिकर्ता द्वारा या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा। यदि प्रस्तावना में प्रतिग्रहण की संसूचना का कोई ढंग बताया गया है तो संसूचना उसी ढंग द्वारा होनी चाहिए, अर्थात विहित रीति में ही क्या होना चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए। जिस रीति में बताया गया उसी रीति में आपको फॉलो करना चाहिए, उससे अलग रीति में आप करेंगे तो उसको नहीं स्वीकार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, स्वीकृति के लिए केवल मानसिक संकल्प स्वीकृति हेतु पर्याप्त नहीं होगा। बोलना, लिखना या कोई अन्य रूप बाहरी प्रकटन के लिए कुछ होना चाहिए। ये क्या होता है, ये केस लॉ में बताया गया। भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी के बाद में ये केस में बताया गया कि प्रस्तावना इस प्रकार से होना चाहिए। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो आप बेहतर रूप से समझ सकते हैं। स्वीकृति की परिभाषा अधिनियम की धारा 2B में दी गई है। स्वीकृति के लिए संसूचना करना आवश्यक होता है। जो स्वीकृति होता है इसके लिए संसूचना करना आवश्यक होता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी के संस के स्वीकृति की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल मानसिक संकल्प स्वीकृति का आधार नहीं होता है। सिर्फ मानसिक जो संकल्प होता है स्वीकृति का आधार नहीं हो सकता। प्रस्तावना की स्वीकृति हेतु कुछ बोलना, लिखना या कोई अन्य प्रकटन जो विधि के अनुसार अपेक्षित हो किए जाने चाहिए। इसी प्रकार से किए जाने चाहिए जो रीति में दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति से संबंधित है। अब स्वीकृति से कौन कौन धारा संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। धारा 2 का सब क्लॉज बी होगा, धारा 4 होगा, 5 होगा और 7 होगा। ये स्वीकृति से रिलेटेड ये धाराओं के बारे में बता रहा है कि स्वीकृति इसी धारा में होगा। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 के सब क्लॉज ख में, फिर धारा 4 में, धारा 5 में, धारा 7 में स्वीकृति प्रतिग्रहित से संबंधित है। इसी को स्वीकृति भी कहते हैं, इसी को प्रतिग्रहण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का निर्वचन खंड निम्न में से उपबंधित है। कहाँ पे उपबंधित है, तो धारा 2 में। आपको पता है पूरे डेफिनेशन क्लॉजेस के बारे में वहाँ पे बताए गए हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 निर्वचन खंड है, जबकि धारा 1 में संक्षिप्त नाम इनकी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में बात करता है। धारा 3 में प्रस्थापना की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के बारे में प्रावधान किया गया है। ये सभी बातें धारा 3 में बताई गई हैं। मीन्स कि कैसे आप रिवोक कर सकते हैं, कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें से पूछा कौन सा कथन जो है सत्य है। प्रत्येक वचन करार होता है, जितने भी वचन होते हैं वो सभी के सभी करार होते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 सब क्लॉज ख के अनुसार प्रस्थापना स्वीकृति हो जाने पर वचन हो जाता है। जब प्रस्थापना की स्वीकृति हो जाती है तब वो क्या हो जाता है, तब वो वचन हो जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 22 देखिए। यहाँ पे हर एक वचन और ऐसे वचन का हर एक समवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, वो क्या कहलाता है, वो करार होता है। एक दूसरे के लिए वो कंसिडरेशन का काम किया जाता है। करार कहाँ डिफाइन किया गया है, 2 के सब क्लॉज डी में हमको करार के बारे में डिफाइन किया गया है कि प्रतिफल, करार के बारे में नहीं, प्रतिफल के बारे में, कि वो एक दूसरे के लिए क्या हो जाता है, प्रतिफल हो जाता है। कि प्रतिफल क्या होता है, तो प्रतिफल हमको 2D में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वचन के तत्व की संख्या है। वचन के तत्वों की कितनी संख्या है, वचन के तत्वों की 2 संख्या है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 ख के अनुसार प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन हो जाता है। उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि वचन को 2 तत्व प्रस्थापना तथा प्रस्थापना का प्रतिग्रहण होता है। ये 2 प्रकार का होता है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है वचन के तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो वचन के तत्वों की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ए बी को एक प्रस्ताव करता है, बी द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर लेने पर क्या हो जाता है,
ए का प्रस्ताव वचन हो जाता है। जो ए का प्रस्ताव होता है वो एक प्रकार का वचन हो जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 ख के अनुसार प्रस्थापना प्रतिगृहित हो जाने पर वचन हो जाता है। अतः बी द्वारा स्वीकृति कर लेने पर ए का प्रस्ताव वचन हो जाता है। ए का जो प्रस्ताव होता है वो एक प्रकार में वचन में बदल जाता है, मीन्स की प्रॉमिस में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। भारतीय संविदा के अनुसार वचन क्या होता है? वचन एक प्रस्ताव है जो स्वीकृति है, एक प्रस्ताव है जो कि स्वीकृति है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पे, जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सहमति के अभिव्यक्त किए बिना कुछ निबंध प्रस्तावित करता है जिन पर वह वार्ता के लिए सहमत है, तो वह क्या होता है? प्रस्थापना के लिए निमंत्रण देता है, मीन्स की इन्विटेशन टू ऑफर देता है। वो इन्विटेशन देता है ऑफर करने के लिए। यहाँ पर जब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्याख्या, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 क में प्रस्थापना की परिभाषा दी गई है। यहाँ पे एक केस आ रहा है, हार्वे बनाम फेसी के बाद में प्रस्थापना के लिए निमंत्रण के सिद्धांत को प्रीवी काउंसिल ने स्पष्ट किया है। जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सहमति को अभिव्यक्त किए बिना कुछ निबंध प्रस्तावित करता है जिस पर यह वार्ता के लिए सहमत है, तो यह प्रस्थापना के लिए निमंत्रण देता है, तब यह प्रस्थापना के लिए एक प्रकार का निमंत्रण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच इज करेक्ट? इसमें कौन सा करेक्ट की बात करता है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव सही है। ये टर्मिनोलॉजी आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। ये जो तीनों टर्मिनोलॉजी दिया है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 ख के निर्वचन खंड के अनुसार, मीन्स की जो उसका डेफिनेशन क्लॉज दिया है, डेफिनेशन निर्वचन खंड के अनुसार प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन हो जाता है। विकल्प ए, इस प्रकार धारा 2 अंग के अनुसार हर वचन एक ऐसा वचन का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार का रहता है। विकल्प बी और धारा 2 ज के अनुसार विधित परिवर्तनीय करार ही संविदा हो जाता है। विकल्प सी, अतः विकल्प डी सही ऑप्शन है। ऑल ऑफ द एबव इसमें करेक्ट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, निम्नलिखित में से किसे संविदा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें संविदा नहीं है? किसमें बताया गया कि ये संविदा नहीं है? जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। को अपने तोते को एक प्रस्ताव बोलना सिखा देता है और उसे ख के पास भेजता है। तोता ख के सामने प्रस्ताव बोल देता है और ख तोते को अपनी अभिस्वीकृति बता देता है। तो ये इस प्रकार का अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये संविदा नहीं होता है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, चूंकि तोता संप्रेषण का माध्यम नहीं माना जाता है, कबूतर रहता तो कुछ हद तक माना जाता, क्योंकि तोता संप्रेषण का माध्यम नहीं माना जाता, अतः उस स्थिति में जहाँ क अपने तोते को एक प्रस्ताव बोलना सिखा देता है, उसे ख के पास भेज देता है, तोता ख के सामने प्रस्ताव बोल देता है, ख तोते की अपनी अभिस्वीकृति बता देता है, संविदा नहीं है। यहाँ पे साफ साफ कहा है कि ये संविदा नहीं है। ये देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन के वेटेज को आप देख सकते हैं। यूपी पीसीएस में पूछा 1995, 1997, 2006 में, क्या पता अब हम लोग के साथ भी ऐसा पूछा जा सकता है। साथ ही संविदा की पूर्णता के लिए धारा 2 क एवं ख तथा धारा 4 प्रस्थापना तथा प्रतिग्रहण के लिए एक व्यक्ति अपेक्षा करता है, न कि किसी पक्षी इत्यादि द्वारा। यहाँ पे कबूतर भी शामिल नहीं होगा, किसी पक्षी और इत्यादि के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मीन की जो भी किया जाएगा वो किसी मनुष्य के द्वारा ही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वस्तु को मूल्य सूची के साथ दुकान में प्रदर्शित करना, ये क्या होता है? ये प्रस्तावना के लिए आमंत्रण होता है, मीन्स की इनविटेशन टू ऑफर इसको कहा जाता है। ये इनविटेशन होता है, ऑफर दिया जाता है। यहाँ पे किसी दुकानदार द्वारा वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करना संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्थापना नहीं बल्कि प्रस्थापना के लिए आमंत्रण है, इनविटेशन टू ऑफर है यहाँ पे बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दुकान के शोरूम में, दुकान के शोकेस में प्रदर्शन कीमत का स्लिप लगाना मात्र है। ये किस प्रकार का मात्र है? ये प्रस्तावना के लिए आमंत्रण, मीन्स की इन्विटेशन टू ऑफर है। जैसे दुकानदार ने किसी चीज़ का प्राइस टैग लगा दिया कि हाँ ये 999 रुपये में, तो क्या वो प्रस्ताव दे रहा है, किसके लिए? आमंत्रण। आप प्रस्ताव उसको देंगे कि क्या आप ये सामान हमको बेचेंगे, तब वो कहेगा हाँ हम ये लगाए हैं आपको बेचने के लिए, तो इसी को प्रस्ताव के लिए आमंत्रण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत किसी दुकान में विक्रय के लिए प्रदर्शित सामग्री पर लगाया मूल्य पर्चा होता है, क्या होता है? प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको बार बार फोकस करिए। देखिए एमपीसीजे 2016 में पूछा था, एमपीसीजे 2018 में भी ये पूछा था, तो ये देख लीजिए एक साथ दोनों जगह ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पे, मीनू कार्ड इन होटल इज, मीनू कार्ड जो होता है होटल का वो क्या होता है? एन इन्विटेशन टू ऑफर होता है। वही जो अभी
आप लोग देख रहे हैं, इसी को प्रस्तावना की क्या कहते हैं, प्रस्तावना के लिए आमंत्रण कहते हैं, और इसी को इन्विटेशन टू ऑफर इंग्लिश में यहाँ पे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थापना की कोटि में आता है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थापना की कोटि में आता है। कौन प्रस्थापना की कोटि में आता है, जनता को पुरस्कार की घोषणा जो होता है वो प्रस्थापना की कोटि में आता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, विक्रय के बारे में समाचार पत्र या विज्ञापन प्रस्थापना का आमंत्रण है, जबकि जनता को किसी कार्य के लिए पुरस्कार की घोषणा सामान्य प्रस्थापना है। यहाँ पे केस आ रहा है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्ता का मामला आ रहा है, यहाँ पे केस भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देखिए, कौन सा प्रस्ताव मान्य है। यहाँ पे कौन सा प्रस्ताव है ऐसा है जो कि मान्य है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। एक ग्राहक एक दुकान में पुस्तक चुनकर दुकान के पास जाकर कहता है कि इस पुस्तक को खरीदना चाहता हूं, और दुकानदार हाँ कह देता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रस्ताव मान लिया जाता है। इसी को प्रस्ताव माना जाता है। जैसे कि हम लोग बुक शॉप पे जाते हैं, बुक वहाँ पे बहुत सी बुक लगी रहती है, हम अपने हिसाब से बुक चूज़ कर लेते हैं कि हाँ हमें सीपीसी चाहिए, सीआरपीसी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उसमें से हम वो बुक निकाल लेते हैं और दुकानदार के पास लेके जाते हैं, और हम उससे कहते हैं कि भैया हमें ये बुक चाहिए, तो वो कहता है कि हाँ आप ये बुक ले सकते हैं। उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं, हम उसके बदले में 2D दे सकते हैं। 2D का मतलब मीन्स की कॉन्सिडरेशन, उसको पेड करने के बाद वो बुक हम ले सकते हैं। विदाउट कंसिडरेशन हम बुक को वो नहीं देगा। यहाँ पे देखिए, एक ग्राहक एक दुकान से पुस्तक चुनकर दुकान के पास जाकर कहता है मैं इस पुस्तक को खरीदना चाहता हूँ, एक मान्य प्रस्ताव है, और जैसे ही दुकानदार हाँ कहता है, दुकानदार का हाँ कहना स्वीकृति हो जाता है और संविदा हो जाता है। अन्य 3 परिस्थितियों प्रस्ताव के आमंत्रण हेतु सूचना है। इस प्रकार की ये चीजें सभी सूचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, माल को दुकान में कीमत की पर्ची लगाकर प्रदर्शित किए जाने का अर्थ यह है कि प्रस्ताव किया जाए। किस चीज़ का प्रस्ताव किया जाए, ग्राहक द्वारा प्रस्ताव किया जाए कि हाँ हम ये सामान खरीदना चाहते हैं। दुकानदार के द्वारा ये प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, ये ग्राहक के द्वारा प्रस्ताव किया जाएगा कि हाँ ग्राहक इस सामान को खरीदने में इंटरेस्टेड है। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, वहाँ पर सभी चीज़ लगा के रखा रहता है। अब हम ऑफर देते हैं कि हाँ हम ये सामान ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन किसी चीज़ को हम खरीदना चाहते हैं। जब हम अपना पूरा फॉर्म भर देते हैं, अपना डेट एड्रेस किस दिन को ये डिलीवर होगा, सारी चीज़ों को हम भर देते हैं, तब वो उधर से प्रोडक्ट के लिए वो ओके करता है कि हाँ अब ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक स्वयंसेवी दुकान में एक ग्राहक को कुछ वस्तुओं को चुनता है और उनको कैशियर के काउंटर पर लाता है। निम्नलिखित परिस्थिति में किसमें संविदा पूर्ण होती है, किसमें संविदा पूर्ण होती है, जब कैशियर मूल्य स्वीकृति कर लेता है, जब यहाँ पे 2D कर लेता है। 2D का मतलब कि 2D जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कंसिडरेशन से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आएगा, और मैं 2D इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही कंसिडरेशन की बात कर रहा है। कब पूर्ण मान ली जाएगी, जब कैशियर मूल्य स्वीकार कर लेता है, जब उसका पैसा ले लेता है, जब पैसा जमा हो जाता है, तभी वो चीज़ क्या हो जाती है, हमारी हो जाती है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, ग्राहक द्वारा वस्तुओं का काउंटर पर लगाया जाना विक्रय संविदा हेतु प्रस्थापना है। अतः जब कैशियर मूल्य स्वीकार करता है तो संविदा पूर्ण हो जाती है, इसी को संविदा पूर्ण मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यह सिद्धांत की किस पूछताछ के संबंध में दी गई सूचना प्रस्थापना के लिए आमंत्रण होती है प्रतिपादित किया गया था। अभी किसमें प्रतिपादित किया गया था, ये केस यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हार्वे बनाम फेसी का वाद है, इसी केस में बताया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी पूछताछ या वार्तालाप के दौरान दी गई संसूचना प्रस्थापना के लिए आमंत्रण होता है। यह सिद्धांत हार्वे बनाम फेसी के बाद में प्रतिपादित किया गया है। प्रस्थापना संविदा अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। यहाँ पे एक और केस आता है, ट्विडल बनाम एटकिंस का मामला आता है। वाद संविदा संबंध से ये भी मामला संबंधित है। दोस्तों हम लोग जो जीवन में अपने जो रोजमर्रा में हम लोग काम कर रहे हैं वही कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कोई बाहर से नहीं आया, उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। हम सामान को खरीदने जा रहे हैं, हम ऑफर दे रहे हैं, वो स्वीकृति दे रहा है, हम कंसिडरेशन दे रहे हैं, वही सेम चीज़ है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम लोग डेली कर रहे हैं, अपने टॉफी से लेकर के हम चायपत्ती तक खरीद रहे हैं, सब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हम उसको पैसा दे रहे हैं, वो पैसा के बदले हमको सामान दे रहा है। दोनों लोग का अदला बदला में कंसिडरेशन क्या है, उसको पैसा मिल जा रहा है और हमको सामान मिल जा रहा है। तो दुकानदार के लिए पैसा कंसिडरेशन हो जा रहा है, हमारे लिए वो सामान कंसिडरेशन हो जा रहा है। देखिए, विधिक सिद्धांत जो हार्वे बनाम फेसी के बाद में प्रतिपादित हुआ था, प्रथम बार भारत के उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद में अनुसारित किया गया था। अब किस वाद में ये अनुसारित किया गया था, तो ये जो किया गया था वो सी में किया गया था। DI मैकपर्सन बनाम ML अपन्ना के मामले में ये किया गया था। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। DI मैकपर्सन बनाम MN अपन्ना का वाद प्रस्थापना के आमंत्रण से संबंधित है। इस वाद में हार्वे बनाम फेसी के वाद में
प्रतिपादित विधिक सिद्धांत का अनुसरण किया गया है। हार्वे बनाम फेसी के बाद में सिद्धांततः प्रतिपादित किया गया था कि किसी वार्तालाप या पूछताछ के दौरान दी गई संसूचना प्रस्थापना के लिए आमंत्रण होता है। इस प्रकार का अगर किया जा रहा है तो वो प्रस्थापना के लिए आमंत्रण होता है। देखिए, निम्न में से कौन विक्री की संविदा की गर्भित शर्त नहीं है? विक्री की संविदा के लिए गर्भित शर्त नहीं है। नमूने की शर्त, नमूना दिखाना, ये यहाँ पे वो शर्त नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। नमूने की शर्त विक्री की संविदा की अभिव्यक्त शर्त नहीं है, न कि विवक्षित शर्त है, ये गर्भित शर्त होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रस्थापना के आमंत्रण से संबंधित है? प्रस्थापना के, आप इस केस को लर्न करके रख लीजिए। हार्वे बनाम फेसी का जो भी जब भी विवाद आएगा तो ये किस चीज़ से आएगा? ये प्रस्थापना के आमंत्रण से संबंधित है। मीन्स की प्रपोजल को कब हम लोग आमंत्रण करते हैं, तो हार्वे बनाम फेसी का केस अब ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। हार्वे बनाम फेसी का वाद प्रस्तावना के लिए आमंत्रण से संबंधित है, जबकि अन्य वाद निम्नवत संबंधित है। हाइड बनाम रेंज का जो मामला है प्रति प्रस्ताव से संबंधित है। कार्निल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल का कंपनी का जो मामला है वो सामान्य प्रस्ताव से है। भगवान दास बनाम गिरधारी लाल का ये प्रतिग्रहण से संबंधित मामला है। तो ये तीनों मामलों को आप एक साथ लर्न करके रख सकते हैं। इस तरह से मिलान करने के लिए भी आ सकता है कि हाँ, कार्निल बनाम कार्बोलिक का मामला किससे है, भगवान दास बनाम गिरधारी लाल का मामला, हाइड बनाम रेंज का मामला किससे है। तो आप इसमें देख करके बता सकते हैं जब आपको लर्न रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। हार्वे बनाम फेसी का प्रमुख वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको याद हो गया, प्रस्तावना के लिए आमंत्रण से हार्वे बनाम फेसी का मामला संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। एक समान प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव होता है जो, इसका आप करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। सामान्य जनों को दिया जाना है, सामान्य जनों को दिया जाता है एवं किसी के भी द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक सामान्य प्रस्तावना ऐसा प्रस्तावना है जो सामान्य जनों को दिया जाता है एवं किसी के भी द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। संविदा केवल उसी व्यक्ति के साथ होता है जो प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करता है, उसी के साथ किया जा सकता है, अन्य किसी दूसरे के साथ नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 का पहले वो देख लीजिए कि कहाँ कहाँ इसका क्वेश्चन का वेटेज देख लीजिए। सामान्य प्रस्ताव पर प्रतिसिद्धवाद है, जो सामान्य प्रस्ताव होता है उस पर प्रतिसिद्धवाद है। तो इस पे जो प्रतिसिद्धवाद है, जो इंपॉर्टेंट इसका केस है, कार्निल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का ही इस पे मामला आता है और ये जनरल ऑफर से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है। अब इसके बारे में इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। कार्निल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का वाद सामान्य प्रस्ताव पर प्रतिसिद्ध वाद है। इस वाद में कहा गया है कि सामान्य प्रस्ताव का तात्पर्य यह होता है कि इससे रद्द होने के पूर्व जो भी व्यक्ति इसकी शर्त पूरी करता है उसके प्रति उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाता है, चाहे ऐसी प्रस्तावना जनता के प्रति की जाती है। संविदा केवल ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से होता है जो इसकी शर्तें पूरी करता है। प्रस्ताव द्वारा अपेक्षित होने के सिवाय सामान्य प्रस्ताव को स्वीकृति किए जाने की संसूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है। मीन्स कि ये केस जब आप पढ़ेंगे, जब हमारा सेशन आप देख लेंगे जो मैं बता रहा हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो 1 से लेकर के 1.5 घंटे के बीच में है, वो देख लेंगे तो उसमें हम सभी केस लॉ को भी मैंने उसमें डील किया है और इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया भी है डिटेल में। अभी ये MCQ चल रहा है तो इसमें मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ आपको, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वैसे भी ज़्यादा हमने लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य प्रस्थापना से संबंधित है? अब सामान्य प्रस्थापना से संबंधित है, अभी आप लोगों ने हार्वे बनाम फेसी का केस देख रहे थे, अब यहाँ पे लगातार आप केस देखेंगे कार्निल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। जब सामान्य प्रस्थापना की बात आ जाती है तो हमारे पास सीधे एक ही केस आ जाता है, कार्निल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का मामला आ जाता है, इसके अलावा कोई मामला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। सामान्य प्रस्ताव के मामले में संसूचना देना आवश्यक होता है। यदि प्रस्तावक ने अपेक्षा न की हो तो ऐसा निर्णय क्या कहा जाता है? ऐसा निर्णय वो किसमें कहा जाएगा? जब सामान्य प्रस्तावना की बात आ, जैसे सामान्य प्रस्तावना आ जाता है तो आप केस लॉ को क्वेश्चन में देख लीजिए। अच्छा, कार्निल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, आंख बंद करके लगा दीजिए, आपका गलत नहीं होगा सामान्य प्रस्ताव से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, कार्निल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी संबंधित है, किससे संबंधित है? ये प्रपोजल से संबंधित है, प्रस्तावना से संबंधित है, स्वीकृति प्रतिफल एवं बाजी के करार से भी ये संबंधित है। कार्निल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का मामला है। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? प्रस्तावना 2 प्रकार की होती है, सामान्य प्रस्तावना होती है और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मीन्स कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सामान्य प्रस्तावना किसी विशेष व्यक्ति के लिए न होकर जनसाधारण अथवा संपूर्ण विश्व के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रस्तावना की शर्तों का पालन करके संविदा का सृजन कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक केस आ रहा है, कार्निल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का वाद जनसाधारण के लिए प्रस्तावना से संबंधित है, जिसमें न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि समाचार पत्र में दिया गया विज्ञापन जनसाधारण के लिए प्रस्तावना है। अतः कार्निल
पुरस्कार की राशि प्राप्त करने की हकदार है। इस बात में न्यायमूर्ति हाकिन्स, यहाँ पे देख लीजिए ये भी दिया है, न्यायमूर्ति क्या अभिनाम दिया, न्यायमूर्ति हाकिन्स ने बाजी के करार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोई भी पक्ष जीत सकता है किंतु उसे खोया नहीं जाता, किंतु उसे कुछ खो नहीं सकता या खो सकता है, किंतु कुछ जीत नहीं सकता। वहाँ बाजी का करार या संविदा की बात उत्पन्न नहीं हो जाती। बाजी के करार में किसी भी पक्ष को जीतने या हारने की अवसर संभावना सामान्य होना आवश्यक होता है। ये बात यहाँ पे बताई गई। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारत संघ बनाम मदा मुथैया का वाद का एक उदाहरण, ये किससे उदाहरण है, ये अस्थाई प्रस्थापना के रूप में ये उदाहरण है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, भारत संघ बनाम मथाला मुथैया 1964 का वाद संस्थित मीन्स की स्टैंडिंग ऑफर से ये संबंधित है, पर आधारित है। अस्थाई प्रस्ताव टेंडर का ही रूप होता है। कुछ वस्तुओं के किसी निश्चित समय तथा किन्हीं निश्चित मूल्य पर आपूर्ति करने का प्रस्ताव होता है। यह निरंतर प्रकृति के प्रस्ताव का माना जाता है। ये निरंतर मीन्स कि ये स्टैंडिंग ऑफर होता है, जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है। स्टैंडिंग ऑफर, जैसे मैंने कहा है कि हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम पड़ने वाला है, आप 10 बोरी चीनी भेज दीजिए। फिर उसके बाद से फिर मैंने कल फ़ोन किया कि फिर आज 10 बोरी चीनी भेज दीजिए। फिर अगले दिन मैंने फ़ोन किया कि फिर 10 बोरी चीनी भेज दीजिए। तो ये क्या है, ये स्टैंडिंग ऑफर। इसमें हमको बार बार नहीं करना पड़ता, ये लगातार स्टैंड कर रहा है। इस पर मैं बस उसको फ़ोन करके बोल रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास चीनी का बोरा भेज दे रहा है। एज एन एग्जाम्पल, निम्नलिखित में से कौन वचनदाता नहीं हो सकता। तो यहाँ पे व्यक्ति जो निविदा मांगता है मीन्स कि जो टेंडर मांगता है, यदि ठेकेदार ने निविदा जमा किया हो तो वो नहीं हो सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। निविदा के आमंत्रण मीन्स कि टेंडर के आमंत्रण में निविदा जमा करने वाला ठेकेदार वचनदाता होता है तथा व्यक्ति जो निविदा मांगता है वचन ग्रहीता होता है। अतः व्यक्ति जो निविदा मांगता है यदि ठेकेदार के निविदा जमा किया हो तो वचनदाता नहीं होगा। अतः विकल्प डी ही इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यहाँ पे टेंडर है। टेंडर एक प्रकार का क्या होता है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है। टेंडर जो टेंडर डाला जाता है, टेंडर डाल दिया गया है, टेंडर का वो पब्लिश कर दिया गया। अब आपको टेंडर लेना है तो आप वहाँ पे जा करके क्या करें, आप वहाँ पर जा करके उसके बताए हुए रास्ते पे फॉर्म फिल करें। उसके बाद से आप उससे कहें कि हाँ मैं टेंडर लेने में आपका इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे टेंडर प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। यहाँ पे एक केस देखिए, स्पेंसर बनाम हार्डिंग का 1870 का मामला है। दोस्तों जो भी हम लोग मामला देख रहे हैं सब वो फॉरेन का मामला देख रहे हैं, सब विदेश का मामला देख रहे हैं। इंडिया का अभी तक हम लोगों ने मामला बहुत कम देखा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं से आया है और उसी लिए हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं। टेंडर द्वारा अन्य व्यक्तियों को इस प्रयोजन हेतु सूचना दी जाती है कि अन्य व्यक्ति यदि संसूचना द्वारा टेंडर जारीकर्ता से व्यवहार करना चाहता है तो प्रस्तावना करे। टेंडर जारीकर्ता जब प्रस्तावना करने वाले व्यक्ति की प्रस्तावना स्वीकार कर लेता है तो स्वीकृति प्रस्तावना प्रॉमिस हो जाती है। 2B में भारतीय संविदा अधिनियम में ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। डी यहाँ पे कथन जो है असत्य है। निविदा को आमंत्रित करने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार की कोई स्वीकृति यहाँ पे मान्य नहीं होगी, बाध्य नहीं हो सकता है कोई भी व्यक्ति। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, आपको और बेहतर समझ में आएगा। व्याख्या, संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार वे करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है संविदा कहलाते हैं। अतः प्रत्येक संविदा में एक करार है किंतु प्रत्येक करार संविदा हो यह आवश्यक नहीं होता। ये बात सही है। सेकंड में कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के बाद में यह स्थापित किया गया था कि संविदा करने के आशय का मापदंड व्यक्तिनिष्ठ नहीं अपितु वस्तुओं का होना चाहिए। सेकंड बात। थर्ड बात देखिए, धारा 4 के अनुसार स्वीकृति की संसूचना पूर्ण हो जाती है जब प्रस्तावक को संसूचित कर दी जाए या उसके ज्ञान में आ जाए तब। फोर्थ देखिए, निविदा को आमंत्रित करने तथा प्रस्ताव करने में अंतर होता है। निविदा आमंत्रित करना प्रस्ताव का आरंभ है जिसमें सूचना प्रस्तावक आमंत्रित करने हेतु दी जाती है। प्रस्ताव के आमंत्रण की स्वीकृति करना आवश्यक करने में आमंत्रण करने वाले पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है। तो आपने एक्सप्लेनेशन देखा, वहां से भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निविदा आमंत्रण करने की सूचना, निविदा जो टेंडर होता है उसको करने की सूचना किसके पास होती है, एक प्रस्तावक नहीं है वरन प्रस्तावक करने के लिए आमंत्रण। ये एक प्रस्तावक नहीं है, प्रस्तावक करने के लिए एक प्रकार का ये निमंत्रण है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, निविदा आमंत्रण करने की संसूचना की सूचना प्रस्तावक न होकर प्रस्थापना करने हेतु निमंत्रण है। प्रस्तावना में प्रस्तावक संविदा द्वारा बाध्य होने की इच्छा स्पष्ट कर देता है यदि प्रतिग्रहिता उसे स्वीकार कर ले, जबकि निविदा आमंत्रित करने की सूचना में निविदा आमंत्रण करने वाला व्यक्ति द्वारा निविदा स्वीकार करने के पश्चात संविदा होता है। जब वो उसको स्वीकार कर लेता है तभी वो संविदा बनता है, जब तक नहीं स्वीकार करता तब तक वो संविदा नहीं बनता है।
न्यूज़पेपर में निविदा है, मीन्स कि न्यूज़पेपर में कोई भी टेंडर आया है वो प्रस्ताव के लिए आमंत्रण के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यहाँ पे लिखा है निविदा आमंत्रण करने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित संसूचना है। ये क्या है, देखिए क्वेश्चन का वेटेज देखिए कहाँ कहाँ पूछा है। ये क्या है, एक प्रकार का प्रस्थापना के लिए आमंत्रण है, इन्विटेशन टू ऑफर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसमें यहाँ पे चले आइए, इसके एक्सप्लेनेशन में चलिए, इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, आपका टाइम खराब नहीं होगा, आप अच्छे से देख लेंगे। सुमिलित करिए। एक रेलवे टाइम टेबल, जो यहाँ पे रेलवे टाइम टेबल के बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक रेलवे टाइम टेबल निविदा हेतु जन सूचना एवं स्वयं सेवा वाले माल में एक ग्राहक द्वारा कोई सामान अलमारी से उठाकर अपनी टोकरी में रखना, ये क्या हो जा रहा है, इस प्रकार की बात है। सामान्य प्रस्ताव है, यह प्रस्ताव का आमंत्रण है, यह प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं है, इस प्रकार की ये बातें की जा रही हैं। ए बी से कहता है कि यदि उसे ए का प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य न लगे तो तुरंत बी नहीं कह दे, तो बी जो है तुरंत नहीं कह दे, बी चुप रहता है, यह प्रस्ताव की स्वीकृति है। इसको, इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग प्रस्ताव की स्वीकृति कहते हैं, और इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग सामान्य प्रस्ताव कहते हैं, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण करते हैं, और यह प्रस्ताव की संस्वीकृति नहीं है, इस प्रकार की संस्वीकृति नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है, अगर फिर भी आप चुप रहे तो ये प्रस्ताव की स्वीकृति मान ली जाती है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, प्रति प्रस्ताव है। प्रति प्रस्ताव क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता है। प्रस्ताव की अस्वीकृति को प्रति प्रस्ताव कहते हैं। जैसे कि काउंटर ऑफर, मैंने कहा कि भाई किसी रिक्शे वाले से, भाई तुम 100 रुपया ले लो, हमको यहाँ तक छोड़ दो। वो कह रहा है कि नहीं, उसने कहा कि 100 रुपया हम लेंगे, तो हमने कहा कि नहीं 80 रुपया, तो उसने कहा कि नहीं 100 रुपया, मैंने कहा 80 रुपया। तो ये क्या हो जाता है, ये काउंटर ऑफर हो जा रहा है। मीन्स कि उससे मैं प्रति प्रस्ताव करता जा रहा हूँ, लगातार प्रति प्रस्ताव कर रहा हूँ। मीन्स की बार्गेनिंग को ही प्रति प्रस्ताव कहते हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रति प्रस्ताव एक वास्तविक प्रस्ताव की अस्वीकृति है। अतः जो प्रतिग्रहित प्रस्तावना की शर्तों के अनुसार नहीं किया जाता, अतः प्रस्तावना की प्रतिग्रहण परिवर्तन के साथ किया जाता है, उसे प्रति प्रस्ताव मीन्स की काउंटर ऑफर के नाम से जाना जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, एक प्रति प्रस्तावक है। प्रति प्रस्तावक कौन होता है, एक वास्तविक प्रस्तावक की अस्वीकृति होता है। जो वास्तविक प्रस्तावक होता है उसकी अस्वीकृति को हम लोग प्रति प्रस्ताव कहते हैं, मीन्स की काउंटर ऑफर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, When a counter proposal is accepted, the contract arises. When a counter proposal is accepted, when the contract is arises. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। इन टर्म्स ऑफ काउंटर प्रपोजल के टर्म पे होगा। अगर हमने काउंटर प्रपोजल कर दिया, उसने कहा 100 रुपये, हमने कहा 80 रुपये, उसने कहा नहीं 90 रुपये, हमने कहा नहीं 70 रुपये, तो ये क्या हो रहा है, ये लगातार काउंटर ऑफर काउंटर प्रपोजल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस प्रस्थापना से संबंधित है। अब कौन सा केस जो है क्रॉस प्रस्थापना से संबंधित है, तो यहाँ पे जो क्रॉस प्रस्थापना से संबंधित जो हमारा मामला है वो टिंडन वाला हाफमैन का मामला है। टीनन बनाम हाफमैन का मामला है, यही क्रॉस ऑफर से संबंधित है। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है टीनन बनाम हाफमैन एंड कंपनी का वाद क्रॉस ऑफर प्रस्तावना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यदि दो पक्षकार एक सामान्य प्रस्ताव एक दूसरे की अज्ञानता में दे तो इसे क्या कहा जाता है। मीन्स कि दोनों क्रॉस ऑफर, अगर इधर से मैं भी कुछ ऑफर दे रहा हूँ, उधर से वो भी कुछ ऑफर दे रहा है, लेटर के माध्यम से दोनों लोगों का क्रॉस कर जाए तो इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रति प्रस्ताव मीन्स की क्रॉस ऑफर के नाम से इसको जाना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, दोनों पक्षकारों को एक दूसरे की प्रस्थापना का ज्ञान नहीं रहता, यद्यपि दोनों में सफलता रूप से समरूपता होने के कारण प्रतिग्रहण योग्य है, लेकिन विधि स्वीकृति के अभाव में संविदा का सृजन नहीं होता, क्योंकि प्रस्थापना की विधिक स्वीकृति के लिए प्रस्थापना का ज्ञान होना आवश्यक है, तत्पश्चात नहीं। मीन्स कि तुरंत ज्ञान होना आवश्यक है, उसके बाद ज्ञान का आवश्यक होना ये आवश्यक नहीं है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 60 को यहाँ पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बता रहा है, एक प्रस्तावक जिसे एक विशिष्ट समय में स्वीकृति हेतु खुले रहने की अनुमति दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, इस प्रकार के प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टैंडिंग ऑफर होता है। स्टैंडिंग ऑफर मैंने अभी आपको बताया कि स्टैंडिंग ऑफर वो ऑफर होता है जिसमें कि हमारा जो ऑफर होता है वो स्टैंड करता है। मैंने जैसे कहा था, अभी एग्जांपल दिया था कि मुझे 10 बोरा चीनी चाहिए, फिर मैं दूसरे दिन भी उसको फ़ोन करके करा मुझे फिर 10 बोरा चीनी चाहिए, फिर मैंने तीसरे दिन फ़ोन किया, मैंने उसको कहा 10 बोरा फिर मुझे चीनी चाहिए। तो ये क्या होता है, इसी को स्टैंडिंग ऑफर के नाम से जानते हैं, इसी को स्टैंडिंग प्रस्ताव के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन कर रहा है, स्टैंडिंग ऑफर प्रस्ताव वो प्रस्ताव
कहा जाता है, जो एक निश्चित अवधि तक स्वीकृति हेतु खुला रहता है। अर्थात एक दिन की गई निश्चित अवधि के भीतर ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 1 जून 1993 से 1 दिसंबर 1993 के बीच 1 कुंटल धान का एक निश्चित मूल्य पर प्रदाय करने का प्रस्ताव ए और बी के द्वारा किया जाता है। यह स्टैंडिंग ऑफर, चालू रहने वाला प्रस्ताव कहा जाता है। ऐसे प्रस्ताव प्रतिफल रहित होने के कारण बंधनकारी प्रभाव नहीं रखते। उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति मात्र बंधनकारी प्रभाव नहीं उत्पन्न करते, अपितु ऐसे होने के लिए स्वीकृति के साथ प्रदाय का ऑर्डर भी किया जाना आवश्यक होता है। यहाँ पे ऑर्डर भी किया जाना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क डाक द्वारा ख को एक प्रस्तावना करता है, परंतु ख के पास प्रस्तावना का पत्र पहुंचने के पूर्व ही ख की मृत्यु हो जाती है। ख का पुत्र प्रस्तावना को प्रतिग्रहित कर लेता है। क के दायित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंध सबसे उपयुक्त है? यहाँ पे सबसे उपयुक्त कथन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त कथन होगा सही वो डी होगा। को उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना केवल उसी व्यक्ति द्वारा प्रतिग्रहित किया जा सकता था, उसके प्रतिस्थापक द्वारा, उसे जिसको प्रस्तावना की जा रही थी, सिर्फ उसी के द्वारा स्वीकार किया जाना था, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया जाना नहीं था। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा ख के अनुसार जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्ताव की जाती थी उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित की जाती है। उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि क उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना केवल उसी व्यक्ति द्वारा प्रतिगृहित होनी चाहिए जिसको प्रस्तावना की जा रही है, सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, डाक द्वारा स्वीकृति उस समय पूर्ण होती है जब स्वीकृति का पत्र पेटिका में डाल दिया जाता है। जैसे ही पत्र पेटिका में डाल दिया जाता है वैसे ही स्वीकृति पत्र के बारे में बताया जा रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। व्याख्या, इस विषय पर एडम बनाम लिंडसेल निर्देशकवाद है। डाक द्वारा अथवा तार द्वारा प्रतिगृहित देने की स्थिति में प्रतिग्रहण की संसूचना जहां तक प्रस्तावक का संबंध है उसी संबंध में उसी स्थान पर पूर्ण हो जाता है, जबकि पत्र डाक में डाला जाता है। जैसे ही डाक में पत्र डाला जाता है वैसे ही उसको स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में स्वीकृति वैध मानी जाएगी? किस परिस्थिति में स्वीकृति को वैध मानी जाएगी? जब स्वीकृति फैक्स द्वारा भेजी जाती है तो स्वीकृति को वैध मान ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, प्रतिफल की धारा 2D की परिभाषित कहाँ किया गया है? तो ये प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, इसी को यहाँ पे परिभाषित किया गया है। देखिए यहाँ पे केस देखिए, केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद के बाद में प्रतिफल के संबंध में निर्णय दिया गया है कि वचनदाता की इच्छा पर किया गया कार्य पर्याप्त प्रतिफल है, भले ही इसे वचनदाता को कोई लाभ न हुआ। उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। जो प्रतिफल होना चाहिए वो वास्तविक होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, वचनदाता की वांछा पर वचनग्रहीता द्वारा एक कार्य किया जाता है, यद्यपि कि वचनग्रहीता के ऐसे कार्य से वचनदाता लाभान्वित नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी नहीं होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। वचनग्रहीता का कार्य पर्याप्त प्रतिफल है, जो वचनग्रहीता का जो कार्य है वो पर्याप्त प्रतिफल है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 2D किस परिभाषा में परिभाषित है? तो ये प्रतिफल के लिए, अभी मैंने कई बार आपको 2D के बारे में बताया, तो वो प्रतिफल के लिए भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 2 के प्रतिफल की परिभाषा दी गई। इस धारा के अनुसार प्रतिफल ऐसा कार्य या प्रवृत्ति है जो वचनदाता की इच्छा पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, भारतीय संविधा अधिनियम की कौन सी धारा न्यायगमन प्रतिफल की परिभाषा करती है? न्यायगमन परिभाषा धारा 2 जो हमारा प्रतिफल होता है यही न्यायगमन। भाई हम दूसरे को पैसा नहीं देंगे तो कैसे वो हमको सामान देगा? धारा 2 में क्या बताया? प्रस्तावना। धारा 2 में प्रस्तावना प्रतिग्रहण के बारे में, धारा 2 में वचनदाता और वचनग्रहीता के बारे में, धारा 2 में प्रतिफल के बारे में मीन्स की कंसिडरेशन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 2D के अधीन प्रतिफल को वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए को कोर्ट ऑफ किंग बेंच द्वारा सर्वप्रथम 1677 में निम्नलिखित वाद में किया था। तो ये किस वाद में किया गया था? ये डटन बनाम पूल के वाद में किया गया था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 2 के अनुसार प्रतिफल वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। इस नियम को डटन बनाम पूले के बाद में सर्वप्रथम अपनाया गया। ट्विडल बनाम एटकिंसन के बाद में डटन मामले के निर्णय नियम को अस्वीकार कर दिया गया था तथा निर्दिष्ट किया गया कि जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वो संविदा का प्रतिवर्तित नहीं करा सकता। ये बात इस केस में बताई गई थी। दोस्तों इस सेशन में इतना ही था। अभी जहां तक मैं हो सकता था 68 क्वेश्चन तक लेके आया था। इससे रिलेटेड और भी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद अभी मैं जूरिस्प्रूडेंस का भी एक वीडियो अपडेट करने वाला हूँ, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। वो पार्ट 2 होगा हमारा जूरिस्प्रूडेंस का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए, कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक से जुड़े, जिससे कि आपको इस वीडियो का PDF आपको आसानी से प्राप्त हो सकता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।